और स्टार्ट करते हैं एजम्पशंस एंड देयर बेनिफिट। फिजिक्स में हर वर्ड में फिजिक्स है, ये तो मजा है। तो तुम जितना सोच सकते हो कम पड़ जाएगा, ठीक है। हर चीज लिखा रहता है ना, कोई भी चीज अगर दिया हुआ है तो उसके पीछे कुछ मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे हवा में नहीं दिया रहता है वो। हाँ, हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है, समझ रहे हो ना। अब इसी को समझना है कैसे। तो सबसे पहला तो देगा, पहला केस फर्स्ट, बहुत सारा एजम्पशंस है। फर्स्ट पहला लिख रहे हैं, अच्छा देख रहे थे, ठीक। पहला एजम्पशंस देखो, फर्स्ट पहला देगा बॉडीज आर रिजिड, ऐसा लिखेगा। क्या लिखेगा? बॉडीज आर रिजिड, ठीक। अब इसमें रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जिसको रिजिड बॉडी का डेफिनेशन, बॉडी रिजिड होने के लिए कंडीशन क्या है, अब इसमें रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या है, जिसको नहीं पता है वो फंस जाएगा, ठीक है। और ये एक लाइन में ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है कि घूम जाओगे। सिर्फ लिख देगा रिजिड तो तुम फंस जाओगे। आ रहे हो ना। अब दिया हुआ है बॉडीज आर रिजिड, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी बोलते किसको है, उसका डेफिनेशन। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? अगर दो पॉइंट के बीच का गैप, सेपरेशन, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। मान लो पूरा बॉडी मोशन में है, ठीक है, मान लो कोई भी है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है इरेगुलर शेप का, जैसे ये भी रिजिड बॉडी है। कौन? ये हमारा पैनल, इसका शेप रेगुलर है, हम एक इरेगुलर शेप का रिजिड बॉडी बनाए। तो इसमें क्या होगा? ये बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा, तोड़ेंगे तो बहुत टूटेगा अभी नहीं। उसी तरह वो बॉडी भी बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा, कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनता है। तो हम एट रैंडम दो पॉइंट पार्टिकल पिक किए, एट रैंडम हमने इस रिजिड बॉडी के अंदर दो पॉइंट निकाला। अब रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ या मोशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी रिजिड है। क्या बोले? अगर टाइम के साथ या मोशन के साथ, मान लो रिजिड बॉडी मूव कर रहा है, घूम रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कैसा भी मोशन हो, अगर इस दोनों किसी भी दो पॉइंट के बीच का, इस रिजिड बॉडी के अंदर जितना भी पॉइंट पार्टिकल है, रिजिड बॉडी जितना भी पॉइंट पार्टिकल से बना है, किसी भी पेयर के बीच का अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी रिजिड है। इस एक लाइन के डेफिनेशन पे बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिमाग घुमा देगा। सुनने में आसान लग रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं प्रज्वल? कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी रिजिड है। अब यहाँ डेफिनेशन यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, यानी अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है तो बॉडी रिजिड है, नहीं तो रिजिड नहीं है, ठीक है। अब कैसे? एट रैंडम ले लो, एक हम वेलोसिटी ले लेते हैं इसका, ये ले लिया है किसका, ये ले लेते हैं इसका, कुछ भी ले लो या ऐसा ले लेते हैं, कैसा भी ले लो, ठीक। एट रैंडम दो डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेते हैं। ये रहा, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ये रहा v1, ये रहा v2, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं, ठीक है, या और नीचे ले लेते हैं, ठीक, अच्छा रहेगा। अब कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यही वेलोसिटी ऑफ, यही सेपरेशन का लाइन है, दोनों को लाइन कनेक्ट करने वाला। इसको बोल देते हैं, मान लो ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ1। तो अगर ये बॉडी रिजिड है तो क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग v1 बोल रहे हैं, या उल्टा बोल देते हैं, b है ना, रुक जाओ, इसको बोल दो v1,
V1 है, ये है V2। अब कंपोनेंट देखते हैं, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V2 cos थीटा। ये कंपोनेंट हो गया V1 cos थीटा 1 हुआ। तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो V1 cos थीटा 1 प्लस V2 cos थीटा 2, अपोजिट डायरेक्शन है ना। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डाउट है तो बोलो। अगर उसको आई कैप बोलोगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वाला चीज 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बॉडी रिजिड है। पहले तो डेफिनेशन दिमाग में सेट कर लो, क्या बोल रहे हैं सर, है ना। यानी तुमको रिजिड बॉडी प्रूफ करना हो या कंडीशन अप्लाई करना हो रिजिड बॉडी का, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 कर दो किसी भी पॉइंट ऑफ पेयर के बीच में, तो प्रूफ हो जाएगा कि बॉडी रिजिड है। ठीक है, क्या डाउट है। यानी पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर 0 हो गया तो बॉडी रिजिड। ये डेफिनेशन है रिजिड बॉडी का। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं ना, ये डेफिनेशन रिजिड बॉडी का, तो इसको ध्यान रखना। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, अब इसी का हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा बॉडीज आर रिजिड, तो इसका हम लोग बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। अब कैसे, देखो पहले इसको नोट कर लो। अब सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2 ब्लॉक है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। चलिए चलिए अब देखिए क्या, यहाँ 2 ब्लॉक बनाए हैं। इसको बोल देते हैं M1, इसको बोल देते हैं M2। ठीक है, हाँ तुमको भी हम बता रहे थे कि अगर 2 बॉडी कांटेक्ट में हो तो क्या उस दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कंपलसरी है। अभी यही कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। ये रहा सरफेस, कॉमन सरफेस। ऐसा नहीं कि 2 बॉडी कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स कंपलसरी है ना, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, क्यों, वही पूछ रहे थे। मान लो ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या ये इसको पुश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर ये 11 मीटर पर सेकेंड इसका हो जाए, अब ये इसको धक्का देगा आगे वाले पॉइंट को। आगे बढ़ो, समझ में आया। मतलब अगर दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जाए तो कांटेक्ट फोर्स 0। दोनों पॉइंट अगर इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो कांटेक्ट फोर्स 0। क्लियर है, समझिए क्या बोल रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा ही, यही तो मजा है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कांटेक्ट फोर्स 0 है, इसको भी नोट कर लो कहीं, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स 0 है। चलिए, उस दिन ही बताना था, दिमाग से निकल गया होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला केस में भी देखो कांटेक्ट फोर्स 0 है। अब यहाँ पे 3 कांटेक्ट फोर्स है। एक तो ग्राउंड और M1 के बीच में लग रहा है, एक M2 और ग्राउंड के बीच में लग रहा है, और एक M1 और M2 के बीच में लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं लग रहा है। क्यों, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। यानी अगर 2 पॉइंट के बीच का भी, 2 पॉइंट के बीच का अगर भी रिलेटिव 0 हो, मतलब दोनों पॉइंट का भी रिलेटिव 0 हो, तो कांटेक्ट फोर्स 0। एक लाइन में यही हुआ ना। दोनों पॉइंट को कनेक्टिंग लाइन, दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करता है, अगर उस लाइन पे भी रिलेटिव 0 हो, देखो क्या हम जो बोलते हैं बार बोल रहे हैं, एक एक लाइन में फिजिक्स है। क्वेश्चन एकदम उसी लाइन पे पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। वो बुक में सब लिखा रहता है, वो सब ऐसे ही है, कथा कहानी, समझ गए।
दो पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये यही हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी लाइन पे दिखाते हैं। तो इस लाइन पे अगर वेलोसिटी v रिलेटिव 0 हो तो समझ जाएंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स 0। और अगर रिजिड बॉडी हुआ तब भी उस लाइन का v रिलेटिव 0 होगा। क्यों? दोनों इक्वल वेलोसिटी से जाएगा, एक दूसरे को कंप्रेस नहीं कर पाएगा ना, गैप चेंज नहीं होगा ना। यानी अगर बॉडी रिजिड हो तो इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल पे तुम वेलोसिटी इक्वल कर दो दोनों का, या v रिलेटिव 0 कर दो। बॉडी रिजिड है तो कॉमन नॉर्मल है ना दोनों का। कॉमन मतलब दोनों से नॉर्मल पास कर रहा है, उसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, नोट करो इसको पहले। तो ध्यान रखना, अगर बॉडी रिजिड हो तो हम कॉमन नॉर्मल पे v रिलेटिव 0 भी कर सकते हैं। ये सब करेंगे प्रॉब्लम में आगे, इसी सब पे अच्छा अच्छा प्रॉब्लम बनेगा। खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम बनता है ये सब कॉन्सेप्ट पे, एक लाइन के। कॉन्टैक्ट फोर्स तभी अराइज होता है जब v रिलेटिव का कोई वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं। मतलब एक रिजिड बॉडी के अंदर जितना भी पॉइंट है उसके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है, क्योंकि सब एक वेलोसिटी से चल रहा है। हमारे बॉडी में जितना कॉन्टैक्ट पॉइंट है सबका v रिलेटिव, क्यों हम चलेंगे तो पूरा पूरा बॉडी चलेगा। अगर हम रिजिड हैं तो, अगर बॉडी रिजिड है तो। ठीक, अब देखो, अब यहां पे इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या? नो। क्यों? इस दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है? इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं है। हम कोई फोर्स ही नहीं लगाए, कहाँ? ये दोनों तो एक दूसरे को पुश ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स 0, यहाँ का रिएक्शन फोर्स 0, यहाँ का रिएक्शन फोर्स 0। तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है, दोनों का वेट लग रहा है, ब्लॉक का एफबीडी बना है, और रिएक्शन फोर्स 0। ठीक है, अब देखो क्या किए, अभी तो रिएक्शन फोर्स 0 है। अब हम एक फोर्स लगाते हैं इस पे। अब हटाओ इसको, चलिए आप भी जाइए, आप नहीं जाइएगा, अच्छा आप भी नहीं जाइएगा, ठीक है, रुकिए, है तो ठीक। अब मान लो कोई फोर्स लगाते हैं इस पे, F लगाओ, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अब देखो क्या बोलेगा, F इज F एक्सटर्नल, जिसका मैग्नीट्यूड है F। ठीक है, अब बाहर से हम फोर्स लगाए, बोलेगा ब्लॉक्स रिजिड है। हाँ, अब हमको बेनिफिट मिलेगा इसका। बोलेगा ब्लॉक रिजिड है, तो रिजिड है तो इस दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि v रिलेटिव 0 होगा। क्यों? बॉडी रिजिड है, दोनों पॉइंट के बीच का गैप चेंज होगा नहीं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब जितना से m1 जाएगा उतना से m2 को भी जाना पड़ेगा। यही केस अगर दोनों के बीच में स्प्रिंग रहता तो ऐसा नहीं होता। अब अगर हम कोई फोर्स लगाते तो जितना से ये जाएगा उतना से ये नहीं जाएगा। हाँ रहे हो ना, बीच में स्प्रिंग आ गया। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच में स्प्रिंग है, ये दोनों पॉइंट जिससे कनेक्टेड है वो बॉडी रिजिड नहीं है। अब दोनों का एक्शन वेरी कर गया, तो तुमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। स्प्रिंग लगा देगा तो प्रॉब्लम बहुत तगड़ा बन जाता है। हाँ रहे हो ना, अभी एडवांटेज मिल गया कि बॉडी रिजिड है तो तुमको इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते थे। तो देखो एजम्पशन का फायदा। तो जो एजम्पशन दिया हुआ है उसका हमको बेनिफिट उठाना है, लेकिन फिजिक्स वाले स्टाइल में, अपने मन से नहीं कुछ भी ले लेना है, मतलब फिजिक्स वैलिड होना चाहिए। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर देते हैं। ये हो गया, ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से जाएगा। चलो एक एडवांटेज। अब सुनो, वापस इस पे आएंगे, उससे पहले सुनो, जब भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे
उसी का एप्लीकेशन आज देख रहे हैं। 3 बात दिमाग में रखना, फंसेगा नहीं कभी भी। 3 नहीं 4 बात दिमाग में रखना। पहला पॉइंट नोट कर लेना, लिखने दो। सबसे पहले तुमको क्या करना रहता है, उस ब्लॉक का मोशन को एनालाइज किया जाता है। पहले मोशन का एनालिसिस करो। मतलब मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है या वेलोसिटी भी नहीं है। पहले मोशन का एनालिसिस करो डायरेक्शन के साथ। मोशन में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने से पहले आप मोशन का एनालिसिस करेंगे। हम लिखवा भी देंगे। दूसरा पॉइंट, मोशन का एनालिसिस करने के बाद आप क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। फिर स्टेप 2, स्टेप 3, ये 4 स्टेप में तुम्हारा एनएलएम खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप, एफबीडी बनाने के बाद राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में लिखोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी के लिए लिखोगे ना। और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट फोर्स 0, ये ऑटो हो जाएगा, ये ऑटो हो जाएगा, लिख दिए ऑटो हो जाएगा, ये ऑटो हो जाएगा। तुम करो, ये ऑटो हो जाएगा तो तुम कर दो, हो ही जाएगा, वो होना ही है उसको। ऐसा क्यों बताएंगे, सबके पीछे रीजन है, समझ रहे हो ना। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो नेट फोर्स ऑटो 0 हो जाएगा, तो तुमको इसका एडवांटेज मिलेगा, तुम कर दो नेट फोर्स 0। होता क्या है कि देखो, बताते हैं लॉजिक, बताते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले इसको लिखवा देते हैं, हेडिंग दो, एप्लीकेशन सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस लिखो। एजम्पशन पहला ले लिए, बॉडी रिजिड है, चलो 2 एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी रिजिड है उसको यूज कर रहे हैं, दिया हुआ है। और इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे, तुमसे पूछेगा फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स, कुछ भी पूछ सकता है। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स बिटवीन बॉडीज, ठीक है। बोल रहा है इस दोनों बॉडी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स और रिएक्शन फोर्स कितना है। अगर हम इस पर फोर्स लगाए तो यहाँ का रिएक्शन फोर्स कितना है। अब ये जानने के लिए हमको 2 तरीका है। एक तो हम इसको सिस्टम ले लें, क्यों सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो हम इसको सिंगल बॉडी से रिप्लेस कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका है कि हम सबका अलग अलग एफबीडी बनाएं। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, पहले दोनों का सेपरेट एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। पहले दोनों का सेपरेट एफबीडी बनाते हैं। देखो इधर बना देते हैं, M1 का एफबीडी बनाते हैं। बोलो जी यूजुअल M1 का एफबीडी बना रहे हैं, क्या क्या लिखा है, F, हाँ ठीक है। इसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल और M1 जी नीचे, यही है। पहले डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन आइडेंटिफाई कर लिए, एक्सेशन किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। तो सारे फोर्सेज को हमको या तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रखना है या उसके परपेंडिकुलर रखना है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। क्यों, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, तो हमको ऐसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसके डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के। और दूसरा परपेंडिकुलर इसलिए रखते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। अब इसका लॉजिक नहीं बताया, अभी हम रुके हुए हैं, बताएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट, तो उसका भी हमको एडवांटेज मिलता है प्रॉब्लम में, इसलिए कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर ब्रेक करते हैं, ठीक। आपको हमसे पूछना अगर मेरे दिमाग से निकल गया तो, कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 क्यों होता है, हमें है दिमाग में, बताएंगे, रुक जाओ पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया M1 और ये रहा M2। चलिए M2 का एफबीडी, ये रिएक्शन लगाएगा तो ये भी रिएक्शन लगाएगा, ग्राउंड सरफेस बदल गया तो कॉन्टैक्ट फोर्स बदल गया, ये M2, और इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। चलिए बना लिए एफबीडी।
पहले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई कर दिए, अननोन एक्सेलरेशन को कुछ मान लो, क्योंकि वही तो फाइंड करना रहता है, तो मानना ही पड़ेगा। ए मान लिए और एफबीडी बनाए, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को उज्ज्वल बताएगा, क्या लिखे इसका, बोलो उज्ज्वल। नेट फोर्स यही बताया ना, हाँ जी, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन नेट फोर्स 0 थोड़ी होगा। हाँ बोलो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो अपोज कर रहा है वो नेगेटिव। नेट फोर्स लिख रहे हो ना, वेक्टर सम करोगे ना, तो क्या लिखोगे बोलो, एफ, हाँ अब ठीक है, एफ माइनस आर इक्वल टू मास इंटू एक्स। इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, पहला इक्वेशन। जितना अननोन है उतना इक्वेशन हो गया, तुम्हारा काम खत्म, बाकी तो मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इसका बोलो, आर इक्वल टू m2a। हमारे पास अननोन कितना है, a और r, और कोई अननोन है नहीं है, दो अननोन दो इक्वेशन, तो खेल खत्म, दो वेरिएबल का इक्वेशन है। अब ऐड कर दो तो कैंसिल ही हो गया, ऐड कर दिया तो f इक्वल टू कितना आ गया, m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से सिस्टम का यानी इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन निकल गया, और यही सिस्टम का भी एक्सेलरेशन। चलिए अब अगर हम इसको सिस्टम लेते तो क्या लिखते, अगर हम इसको सिस्टम लेते तो f इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। हम डायरेक्ट निकाल सकते थे एक्सेलरेशन, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। हाँ रहो ना, रुको अभी। तो ये तो निकल गया एक्सेलरेशन। अब इस दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स चाहिए, तो सीधा हम क्या करते, इतना नहीं करते, हम सिस्टम लेके पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते और m2 सिर्फ m2 का एफबीडी बनाते। तो m2 का क्या लिखते, तो r, देखो जिस दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है वो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्शन कितना है, F बाई m1 प्लस m2। ये रहा कांटेक्ट फोर्स, आंसर। अब रहा आंसर, नोट करो। समझ गए कि डाउट है, समझ लो, डाउट है तो कोई बात नहीं, पूछ बताएंगे, मन में है कुछ तो। दोनों तरीका है, तुम सेपरेट एफबीडी भी बना सकते हो या सिस्टम ले सकते हो, तो एक ही का एफबीडी बनाना पड़ेगा। हाँ लेकिन एफबीडी जरूरी है, एक का भी तुमको बनाना ही पड़ेगा। क्या था ना, तभी तो एक्शन सेम हुआ, दोनों ब्लॉक रिजिड है ना। हाँ तो है ना, 4 लगाने इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, पुश कर रहा है ना। एक्चुअली m1 m2 को पुश कर रहा है, m1 आगे बढ़ना चाह रहा है ना। पहले क्या हुआ, पहले m1 एक्सेलरेट किया, लेकिन वो एक्सेलरेट तभी कर पाएगा जब m2 भी एक्सेलरेट कर पाएगा, और चूंकि बॉडी रिजिड है तो दोनों का एक्शन सेम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, मतलब जब भी मूव करेगा तो सेम एक्शन से मूव करेगा। तो कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, तो m2 को कौन एक्सेलरेट कर रहा है, क्या ना प्रज्वल, अगर r 0 कर दोगे तो m2 का मोशन कैसे होगा, होगा क्या, तो m2 को कौन मोशन दे रहा है, r। m1 और m2 के बीच में थोड़ा गैप कर दो, अब m1 पे फोर्स लगा, m2 मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स तो अब m1 पे लगा रहे हैं ना, ये कांटेक्ट फोर्स जनरेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स जनरेट कर रहा है, और वो कांटेक्ट फोर्स m2 को मोशन दे रहा है। इनडायरेक्टली F एक्सटर्नल ही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है m2 के, बट डायरेक्टली R है। सुने क्या क्या बोले, अगर F हटा दोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्टली तो देख, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स ही 0 है, तो दोनों साइड से 0 हो जाएगा, लेकिन कांटेक्ट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे को पुश करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, भी रिलेटिव 0 होगा, नहीं होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना। ठीक है, m2 उधर मूव करना चाहेगा, m1 इधर, तो यहाँ पे अब कांटेक्ट फोर्स 0 नहीं होगा।
भी रिलेटिव, देखो मोशन नहीं है इस वजह से भी रिलेटिव जीरो है, लेकिन पुश करने की रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, मोशन नहीं, मोशन या मोशन की टेंडेंसी। अगर टेंडेंसी भी है तो कांटेक्ट फोर्स होगा। यहां मोशन की टेंडेंसी है, मोशन नहीं है। भी रिलेटिव यहां भी जीरो है, लेकिन टेंडेंसी है। टेंडेंसी एक वर्ड है, मतलब तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, जैसे वॉल है, हम दोनों के बीच में पुश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेरी टेंडेंसी है ना मोशन की, इसको पुश कर रहे हैं ना, कांटेक्ट फोर्स मिल रहा है ना। हम ऐसे खड़े रहते तो नहीं, क्यों, मोशन की टेंडेंसी नहीं है। अभी कांटेक्ट फोर्स क्या है, जीरो है। किस क्या डिफरेंट नहीं, वो तो मोशन समझ में आएगा, वो तो क्वेश्चन से और मोशन समझ में आएगा। तुम दोनों साइड से फोर्स लगाए तो तुमको पता चला ना कि ये एक्सटर्नल इसको मोशन देना चाह रहा है और ये एक्सटर्नल इसको मोशन देना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। तो वो तो क्वेश्चन देख के तुमको समझना पड़ेगा कि मोशन की टेंडेंसी है या नहीं है। यहाँ पे है, अगर अपोजिट साइड से लगाते तो, एक साइड से लगाएंगे तब भी, अपोजिट साइड से लगाएंगे तब भी। हाँ, फोर्स रहेगा तो टेंडेंसी रहेगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो मोशन की टेंडेंसी रहेगी। फोर्स रहने से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स रहने से। अब ब्लॉक बढ़ा दिए, 1 2, इसको ले लेते हैं वाइट कलर से, 3 ब्लॉक लिए हैं। एक लाइन में फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। बहुत कम फिजिक्स का प्रॉब्लम होता है जो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा जाता है। जो एक्सपर्ट रहेगा ना, वो 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखता है। फिजिक्स कुछ लिखना ही नहीं है, अरे सोचना है, सोचना है पहले, फिर बस इतना ही करना रहता है। लिखना कहाँ होता है, अरे हो ना, जो ज़्यादा लिखने के चक्कर में वो फंस गया वो। ठीक, अब देखो, ये रहा M1, ये रहा M2, ये रहा M3। फिर से सेम है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया कोई F, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका F है। अब बोलेगा, मान लो इसको बोल देते हैं A, इसको B, इसको C। अब बोलेगा फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B एंड B एंड C, दोनों के बीच का। अब एक तो तरीका था कि सबका FBD बनाते, रुक जाओ, कुछ सिखाना चाह रहे हैं। ऐसे क्या करेगा ना, 100 ब्लॉक्स बना देगा। FBD बनाने में तो 2 दिन निकल जाएगा। ऐसे करके बोलेगा 100 ब्लॉक्स है, M100। अब बोलेगा कि M49 एंड M50, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना है। ऐसे लाइन से ब्लॉक लगा रहेगा और इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा देगा। तो अब क्या तुम ये 50 ब्लॉक का FBD बनाओगे? अब सिस्टम लेने से फ़ायदा है। अरे हो ना, ऐसा तो पागल हो जाएंगे FBD बना के। ठीक है, वही सिखा रहे हैं कि हम किसी भी ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, चाहे वो कैसे भी अरेंज करके रखे, एट रैंडम 1 मिनट पता चल जाएगा कांटेक्ट फोर्स कितना है। वही बता रहे हैं कैसे। अब देखो, जिस 2 ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, जिस 2 ब्लॉक के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है, सबसे बाहर वाले को, जैसे इस दोनों के बीच का निकालना है, तो बस तुम इसको पिक करो, लास्ट वाले को, हमेशा लास्ट वाले को पिक करो। उससे फ़ायदा क्या हो, क्योंकि लास्ट वाले पे सिर्फ एक ही कांटेक्ट फोर्स रहेगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। सबका ए तो यहाँ सेम ही है क्योंकि बॉडी रिजिड है। तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स सपोज करो हम आर मान रहे हैं, तो आर क्या लिखोगे, M3 × A। एक ही तो बस इस पे इस दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स ये इसको मोशन दे रहा होगा। और ए तो हम सिस्टम करके निकाल लेंगे, ए तो एक लाइन में पता चल जाएगा। ए तो हो गया F/ टोटल मास, तो खेल खत्म। तो रिएक्शन फोर्स सीधा ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए।
निकल गया। अब यहाँ का रिएक्शन फोर्स चाहिए तो यहाँ से सिस्टम आइसोलेट कर लिए ना। अब इस दोनों को एक साथ रख लिए, अब ये दोनों एक साथ रहेगा, ये रहा ये दोनों एक साथ रहा, ये रहा M2 प्लस M3, तो यहाँ का रिएक्शन फोर्स R डैश, इसको सिस्टम ले लिए तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वही मोशन दे रहा होगा, तो ये R डैश निकल गया। R डैश कितना हो गया, M2 प्लस M3 इंटू A। तो खेल खत्म। तो तुमको अलग अलग एफबीडी आना पड़ेगा, यानी जिसके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है वहां से सिस्टम आइसोलेट कर लो। जैसे इसके बीच का निकालना तो यहाँ का निकालना तो यहाँ और भी रहता मान लो, वही बता रहे हैं। जैसे 5 ब्लॉक रखो, M1 M2 M3 M4 M5, अब यहाँ का निकालना हो इन दोनों के बीच का, तो यहाँ से सिस्टम आइसोलेट कर लिया, फिर सीधा M2 M3 M4 M5 इंटू A, यही हो गया ना, समझ गया ना प्रज्वल? डाउट है? बोलेगा स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इसका तो थ्योरी देखी पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। मासलेस का तो हम लोग देख ही चुके हैं क्या फ़ायदा मिलता है, थ्रू आउट टेंशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हाँ, तो यही है जंक्शन का फ़ायदा है, समझ रहे हो ना। अब ये तुमको दिया रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में इस चैप्टर में, ठीक है, और भी चैप्टर में यही रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग इलोंगेट होने वाला नहीं है। इनएक्सटेंसिबल का तो मतलब ये हुआ ना, उसका इलोंगेशन नहीं पॉसिबल है, मतलब स्ट्रिंग पे किसी भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी 0 कर दो, रिजिड बॉडी की तरह है। इनएक्सटेंसिबल है ना, तो दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। किस पे? स्ट्रिंग पे। तो अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो अलोंग द स्ट्रिंग तुम किसी भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी सेम कर सकते हो। इस पे भी अच्छा से क्वेश्चन बनता है, हाँ रहे हो ना। किस पे? लेकिन स्ट्रिंग पे अलोंग द स्ट्रिंग, ये वर्ड याद रखना, कहीं भी नहीं, हाँ रहे हो ना। हम किसी भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी सेम कर सकते हैं, कब? अगर इनएक्सटेंसिबल है। चलिए अब एक फिगर ले लेते हैं। चलो फिर से सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये हटा इसको, पहले स्ट्रिंग तो बना लें। चलिए एक स्ट्रिंग ले लिए वाइट वाला, अब ब्लॉक बनाओ। चलिए अब रहा ब्लॉक, ठीक, ये रहा M1, ये रहा M2, या ये रहा, इसी को बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं M2, इसको बोल देते हैं M1, जानबूझ के थोड़ा सीक्वेंस पर रहेगा। F एक्सटर्नल यहाँ भी लग रहा है, दैट इज F। अब बोलेगा कि अगर हम इसको F4 से पुल कर रहे हैं, सारा कंडीशन पता ही है, सरफेस स्मूथ है, वो तो पता ही है, फ्रिक्शन अभी लेना ही नहीं है। आगे के चैप्टर में बस ये एक फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, हाँ रहे हो ना, बस एक फोर्स और बढ़ जाएगा। अब F एक्सटर्नल इस पे लगा तो बोलेगा कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब बोलेगा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बोलेगा स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ठीक। अब यहाँ भी 2 तरीका है, या तो हम सिस्टम लेके बनाए या इंडिविजुअल एफबीडी बनाए। तो पहले इंडिविजुअल एफबीडी से चलते हैं। चलिए इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं M2 का। तो M2 का क्या होगा, तो M2 को जब इसको खींचेंगे तो M1 ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट को पुल करेगा ये ब्लॉक। अब ये पुल करेगा तो ये सारे पॉइंट को पुल करना शुरू करेगा, नहीं मतलब यहाँ पे भी एक टेंशन क्रिएट होगा। और चूंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग का एफबीडी बनाओ। ये रहा स्ट्रिंग का पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिया, ये रहा M1 वाला पॉइंट, ये रहा M2 वाला पॉइंट। अब स्ट्रिंग का मास क्या है, 10 to 0,
ये थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अब इस पॉइंट का टेंशन हमको नहीं पता, मान लिया टी, और इस पॉइंट का टेंशन मान लिया टी डैश। हमको ऐसा लगा कि क्या पता वैरी कर रहा होगा, एक्सेलरेशन में है तो। क्यों, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है ना। देखो फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि पूरे सिस्टम पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन तो होगा अनडाउटेबल। तो जब एक्सेलरेट करेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम कब होगा, जब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। ऑब्वियस है, जितना m1 बढ़ेगा m2 को बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ एक बेनिफिट ये मिला कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो हम दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम कर सकते हैं, एक एजम्पशन का बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट अभी देखने जा रहे हैं। अब अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो स्ट्रिंग भी ए एक्सेशन से जा रहा होगा, क्यों, जब ब्लॉक जा रहा है तो स्ट्रिंग भी जा रहा होगा, कनेक्टेड है। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस टी डैश इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। नेट फोर्स यही है, स्ट्रिंग पे नेट फोर्स यही है, देखो ना, नेट फोर्स लिखते हैं ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्ट्रिंग हो गया मासलेस, तो ये वाला टर्म हो गया 0, तो टेंशन हो गया सेम। यही फायदा मिला, स्ट्रिंग मासलेस था तो टेंशन थ्रू आउट क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं रहता तो इस दोनों पॉइंट का टेंशन वैरी करता। ठीक है, वही तो किया, अवे फ्रॉम द बॉडी लॉन्ग स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग का पॉइंट लिया है ना, तो ब्लॉक स्ट्रिंग को उधर खींचेगा तो ये पॉइंट का टेंशन हुआ कैसे, इसकी वजह से ना, ये पॉइंट को ब्लॉक पुल कर रहा है ना। ठीक है, ठीक। अब ये पॉइंट इसको पुल कर रहा है, लेकिन जब स्ट्रिंग का एफबीडी बनाना होगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पॉइंट का बनाना हो तो अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, पॉइंट से दूर। पॉइंट हमेशा पॉइंट्स, पुलिंग फोर्स होता ही नहीं है, टेंशन तो असंभव हो ही नहीं सकता है। स्ट्रिंग में जिस पॉइंट का टेंशन दिखाओगे ना, उस पॉइंट से स्ट्रिंग का देखते हैं, बॉडी मतलब यहाँ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बॉडी स्ट्रिंग को ले रहे हैं ना, यहाँ बॉडी हम इस एफबीडी किसका बनाया है, इसका बनाया है ना, तो हमारे लिए बॉडी ये रहा ना। तो जो भी स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग यहाँ बॉडी मतलब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के जिस पॉइंट का तुम टेंशन दिखाओगे उस पॉइंट से दूर। हाँ, बॉडी मतलब यहाँ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, बॉडी की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक, तो टेंशन क्या, रुक जाओ अभी, टेंशन क्या हो गया, थ्रू आउट सेम। तो स्ट्रिंग मासलेस है तो उसका एडवांटेज क्या मिला हमको, कि टेंशन हो गया थ्रू आउट सेम। अच्छा, अब एफबीडी बनाएंगे। अब यहाँ हम इसको टी लिख सकते हैं, अब इसमें टेंशन टी मान लिया, क्योंकि ये तो पता चल गया कि दोनों पॉइंट का सेम है। तो टेंशन कैसा लगेगा, देखो ब्लॉक पे, देखो किधर दिखा रहे हैं, ब्लॉक पे, फिर बॉडी से दूर, जिसका लेंगे उससे दूर। अब इसका लिए तो इससे दूर। ठीक है, फिट आउट है। तो ये रहा टी, और एक्सेलरेशन ये रहा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और कोई फोर्स इस पे लग रहा है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, बाकी तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाले का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर पूछता कॉन्टैक्ट फोर्स तो बनाते हैं, अभी तो कुछ पूछ नहीं रहा है। तो क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू m2a, ये लिखेगा ना। चलिए, एक इक्वेशन ये मिला किसके, m1 के एफबीडी से। अब इधर m1 का एफबीडी बनाते हैं। चलिए, m1 का एफबीडी क्या हो गया, तो ये रहा f, टेंशन किधर होगा जी प्रज्वल, बोलो। हाँ, लेफ्ट हो गया, यही टी, ठीक है ना। और एक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस पे क्या लिखोगे, दो ही फोर्स है ना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स देखते हैं, और देखने की जरूरत नहीं है। तो F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को ऐड करोगे तो टी कैंसल हो गया ना। तो F इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू हो गया m1 प्लस m2a, तो यहाँ से a निकल गया। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा ही है, थोड़ा सिमिलर है, a निकल गया, a का वैल्यू उसमें पुट कर दिए तो टेंशन निकल गया। हाँ, सेम बात। अब सिस्टम की बात करेंगे। अब a निकालने के लिए इतना एफबीडी बनाने के लिए, तो पूरा बेसिक से समझाना चाह रहे हैं,
क्योंकि तुमको किस क्वेश्चन में क्या दे दे नहीं पता है ना, तो तुम एक एक चीज तुमको पता रहेगा ना। किसी चीज को जब असेंबल कर तो उसका पार्ट्स सब पता रहता है, तब तुम एक्सपर्ट है। कुछ भी देगा जो जड़ के बना लोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए पूरा पार्ट समझा रहे हैं कि हर बारीकी को समझो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब बना। अब अगर इसको सिस्टम को, एक मिनट, अब इसको सिस्टम लेते हैं, एफ एक्सटर्नल है तो सीधा सिस्टम लेके ए निकाल देते, तो ए क्या लिख देते, ए अपॉन F1 प्लस M2। और फिर क्या करते हैं, यहाँ का टेंशन निकालना है तो जहाँ का टेंशन निकालना है वहाँ से सिस्टम आइसोलेट कर देते हैं, इस टाइप लेफ्ट साइड वाला। हम बनाते हैं डायग्राम, पर इसको नोट करो। हमेशा अगर सारे ब्लॉक का एक्सप्रेशन सेम हो ना, तो आंख बंद करके सिस्टम लेके बनाओ। इससे इजी कोई भी मेथड नहीं है। चलिए, ठीक है, चलिए, here I am 1, here I am 2, here I am 3। फोर्स लगा दिए एफ एक्सटर्नल, फिर से वही क्वेश्चन है, बस ब्लॉक बढ़ा दिए। अब इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। अब तुमसे बोलेगा फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, या किसी भी दो पेयर के बीच का पूछ सकता है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ऐसा 100 ब्लॉक लगा सकता है। फिर वही कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे, सिस्टम लेके एक्सेशन निकाल लेंगे, वो तो एक काम हो गया, एक्सेस तो निकालना पड़ेगा। तो ए सीधा लिख देंगे एफ अपॉन टोटल मास, सिस्टम ले लिया, क्यों, पहले ही पढ़ा चुके हैं, एक्सेलरेशन सेम है इसलिए सिस्टम ले सकते हैं। अब जिसका टेंशन निकालना है, ध्यान से सुनो, मान लो, सुनो प्रज्वल उज्ज्वल, तुम लोग खासकर सब लोग सुनो, M2 और M3 का टेंशन निकालना है, तो अगर यहाँ का टेंशन निकालना है तो यहाँ से सिस्टम आइसोलेट कर दो, सीधा इसका इक्वेशन लिख दो। तो इस पर पुलिंग फोर्स एक ही रहेगा, इसको बोल दो T1, इसका टेंशन, इसमें T2, टेंशन थ्रू आउट सेम ही रहेगा। तो T2 इक्वल टू क्या लिखोगे, M3 इंटू ए, लो आंसर। यहाँ का निकालना रहेगा, हाँ यहाँ का निकालना रहेगा, तो यहाँ से सिस्टम आइसोलेट कर लेंगे, देख रहे हो ना। यहाँ से ये ग्रीन वाला सिस्टम हो गया, ग्रीन वाला बॉक्स सिस्टम। ग्रीन बॉक्स में कौन कौन है, ग्रीन बॉक्स में है M2 प्लस M3, और इसको कौन पुल कर रहा है, M2 को, T1। सिस्टम लेने से क्या होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में निकल गया ना T2, दो तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ना, सिस्टम लोगे तो कैंसिल होगा। तो इस पे एक्सटर्नल, इस पे जो M2 को जो पुल कर रहा है कौन कर रहा है, T1। अब इसके लिए क्या लिखोगे, ये हो जाएगा T1 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए। मतलब जिस स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है वहाँ से आइसोलेट कर लिया, उससे पहले वाला सब लिख दिए, समझ गया ना। अब जितना स्ट्रिंग लगाना है लगा दे, किसी का भी टेंशन बता सकते हैं, एक लाइन में नोट कर लो। दिया रहेगा आइडियल पुली, रुको पुली के बारे में देगा कि पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है और फिक्स्ड है। ये तीन तुमको दिया रहेगा, इसको आइडियल पुली बोलते हैं, ठीक है। आइडियल पुली, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है और फिक्स्ड है, तीनों में कॉन्सेप्ट है, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना। तीनों एक साथ अप्लाई करना रहेगा प्रॉब्लम में। अब कैसे देखते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, देखो इस पे लेते हैं वाइट कलर, देखो अब स्ट्रिंग है, इस पे लगा दिया, इसके पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रहा है। स्ट्रिंग कैसा ले रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं, इनएक्सटेंसिबल और
मासलेस, ठीक है। इसमें ना अच्छे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तुमको अब क्या बोले इसमें। इसमें पुली में फ्रिक्शन हो ना, ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर पुली में और फ्रिक्शन हो तो स्ट्रिंग और यहाँ का टेंशन कैसे निकालोगे, अच्छा नहीं बता पाएगा। किसी कोचिंग में पढ़ता है, पूछ के देखना, बताएंगे अभी नहीं, थोड़ा उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब, ठीक है। उसमें एक अगर ये पुली फ्रिक्शन वाला हो जाए ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसके ऊपर जो स्ट्रिंग रखा हुआ है ना, हर जगह का टेंशन वैरी करता है और एक्सपोनेंशियली वैरी करता है, उसको निकालना पड़ता है। हाँ रहे हो ना, ठीक है। उसका बताएंगे प्रूफ, हम निकालेंगे। आईटी में एक बार उसी टाइप का पूछा है, वही नहीं पूछा है, बट उस तरह का क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट वो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। खैर अभी तो हम लोग को आइडियल पुली पढ़ना है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना बहुत चीज़ दिमाग में निकल जाता है, क्योंकि हो क्या रहा है आजकल हम ऑफिस वाले काम में ज़्यादा रहते हैं, आजकल टीचर कम मैनेजमेंट ज़्यादा हो गए हैं, समझ रहे हो ना, तो भूल जाते हैं कि पढ़ा, मतलब उतना तो हम दिमाग में सेट करके आते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं याद रहता है। तो इसको ध्यान रखना कि फ्रिक्शन होगा तो टेंशन कैसे वैरी करेगा, इसको हम बताएंगे, अभी नहीं, फ्रिक्शन पढ़ाने के बाद, कोई फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़ा रहे ना। अब देखो ये बोल रहे थे कि हाँ अब दोनों साइड ब्लॉक हैंग करा देगा। मान लो ये ब्लॉक है M1 और ये M2, ठीक है, और बोलेगा कि पुली को क्लैम्प कर दिया गया है, कर दो क्लैम्प, चलिए कर दिया। अब बोलेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक। इसमें गिवन है, बताते हैं क्या गिवन है, M2 M1 से ज़्यादा है, M2 M1 से ज़्यादा है, ये दिया रहेगा, कोई 2 kg का है, कोई 1 kg का है, ऐसा गिवन रहेगा। फिगर तुम लोग बनाओगे तो बना लो। नेट 40 हो गया, ऐसे रुका रहेगा, वो तो दोनों का वेट ही कैंसिल कर देगा, नहीं अरे इसका वेट उसका सेम रहेगा ना, तो डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर खींचेगा, नेट 40 सेम हो गया, तब तो कोई मोशन ही नहीं होगा। हाँ लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और टेंशन थ्रू आउट सेम होगा, मास भी सेम हो गया ना। हाँ नहीं लेकिन, हाँ नहीं रुको, अभी तो मासलेस नहीं, वही बता रहे हैं, रुको, मास सेम है इसलिए टेंशन सेम हुआ, स्ट्रिंग मासलेस है इस केस में, पुली वाले केस में स्ट्रिंग अगर मासलेस है तब भी इस दोनों पॉइंट का टेंशन वैरी करता है। कब? अगर पुली फिक्स्ड ना हो, पुली घूमता हो, रोटेट करता हो, देखो ना पुलिस में घूमने वाला पुली, अगर पुली रोटेट कर गया ना तो दोनों एंड का टेंशन वैरी कर जाएगा। और पुली रोटेट तब करेगा जब फ्रिक्शन हो, क्या हो, क्या ना स्ट्रिंग का मास से पिलाना नहीं। अभी रुको ना, बड़ा क्यों रहा है, अभी स्टार्ट करें, पहले समझो ना, ठीक है, फिर समझो, फिर क्वेश्चन पूछना। अभी क्या क्या दिया हुआ है कि पुली मासलेस है, सब समझ में आ जाएगा, फ्रिक्शन लेस है, फिक्स्ड है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए देखो, तुमको सामने से भी दिख रहा है कि इधर मास, नीतीश इधर मास अलग हैंग कर रहा है, इधर मास अलग हैंग कर रहा है, तो इस दोनों पॉइंट का जो पुलिंग फोर्स है, इस दोनों पॉइंट का जो पुलिंग फोर्स है वो सेम है क्या? तो टेंशन सेम कैसे होगा? ये तो कॉमन सेंस है नहीं? अरे इधर M2 जिसे पुल कर रहे हो, इधर M1 जिसे पुल कर रहे हो, तो टेंशन सेम कैसे होगा? वो तो होगा ही नहीं, कैसे होगा? हाँ अलग अलग है तब। इसका देखो ना, पुलिंग फोर्स कितना M2 जी, इस पॉइंट का पुलिंग फोर्स कितना M1 जी है, टेंशन सेम होगा? कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया होगा, वही इसको याद आ रहा होगा, पढ़ा दिया है ना स्कूल में? हाँ ये तो पढ़ा ही दिया होगा, वही घूम रहा होगा इसके दिमाग में। गलत पढ़ा है, बोल देना है गलत पढ़ा है, ठीक। अब देखो टेंशन अलग ही होगा, तो इसका टेंशन मान लेते हैं T2, इसका मान लेते हैं T1। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट है, इसको बताना पड़ेगा
न्यूटन सेकेंड लॉ, ये जो लिखते हैं ना एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ट्रांसलेशनल फॉर्म का है। इसको क्यों, लीनियर मोशन है ना, और एक न्यूटन सेकेंड लॉ होगा रोटेशनल फॉर्म में, वहां लिखते हैं नेट टॉर्क, ये चलाने वाला फोर्स है, ये घुमाने वाला फोर्स है, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसको रोटेशनल फॉर्म बोलते हैं, दोनों न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है, इसको रोटेशनल फॉर्म बोलते हैं। इसमें आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी का यूज करेंगे अभी, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अभी यूज करेंगे तब समझ में आएगा टेंशन में रिलेशन, ठीक है, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, इसको यूज करेंगे अभी हम बोर्ड इरेज करेंगे, नोट करना कर लो, ये ट्रांसलेशनल फॉर्म है, ये रोटेशनल फॉर्म है, ये रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ना है, अभी नहीं, इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये टेंशन जो अलग अलग दिख रहा है इसको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। वेक्टर में हम पढ़ाए भी थे, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, याद आया, एफ फोर्स है और आर पोजीशन वेक्टर था, और पता ही है कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर पर, तभी इसका वैल्यू निकलेगा, पैरेलल में तो क्रॉस जीरो हो जाएगा, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये होता है एम आर स्क्वायर, इसको रोटेशनल मास से बोलते हैं, एम है मास ऑफ बॉडी और आर है रोटेशनल एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी घूम रहा है, ठीक है, वहाँ से आर डिस्टेंस से मान लो एम मास है, तो अगर ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, मतलब उस एक्सिस से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बताता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा इसका एप्लीकेशन समझ लो, बिना इसके इसका प्रूफ नहीं निकलेगा। तो ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बताता है कि ये जितना नज़दीक होगा उतना इजीली घूम जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, जो सेंटर से नज़दीक है उसको घुमाना आसान है, सेंटर से दूर होगे तो घुमाना मुश्किल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल मास, ये रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करता है, जैसे एम जो है ये तो टोटल मोशन को रेसिस्ट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करता है, ठीक है। चलो इतना बेसिक पहले समझ लो, अब आ जाओ, अब इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, कैसे, पुली का एफबीडी बनाएंगे। चलिए, तो हाँ, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो टेंशन सेम ही होगा, क्यों, स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही होगा जो भी होगा, तो यानी पुली पे जो यहाँ पे पुलिंग फोर्स है इसको बोल दिए T2, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पुलिंग फोर्स कितना हो गया, T1 हो गया, पुली का एफबीडी बना रहे हैं, दोनों एंड खींचेगा ना अवे फ्रॉम द बॉडी। चलिए, और पुली का मास मान लो mp, अब अगर m2 m1 से ज़्यादा हुआ तो क्लियरली दिख रहा है कि T2 T1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि पुलिंग फोर्स बढ़ जाएगा, हाँ, वेट इधर ज़्यादा है तो उधर टेंशन ज़्यादा होगा, उधर खींचने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये अगर फिक्स्ड नहीं है, ध्यान से सुनना, पुली अगर फिक्स्ड नहीं है तो पुली रोटेट करेगा, रोटेट क्यों करेगा, टॉर्क, ये एक्सेल है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे इसको बोलेंगे तो दरवाज़ा घूमेगा, ये रोटेट करेगा उस एक्सिस के ओर, तो इसका एक्सिस ये है, इसके सेंटर से ये पेन एक्सिस है इसका, ठीक है ना, इस एक्सिस के ओर ये फ्रीली घूम सकता है, तो घूम सकता है, तो जब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको आर बोल देते हैं डिस्टेंस, सिमेट्री से आर दोनों सेम है, तो यहाँ फोर्स रेडियस पे परपेंडिकुलर है,
तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, टॉर्क कहलाएगा। तो यानी इस पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है पुली पे वो कितना लग रहा है, T2R। ये इसको इधर घुमाना चाह रहा होगा और ये इसको उल्टा घुमाना चाह रहा होगा, तो नेट फोर्स लिखेंगे ना, इस तरह नेट टॉर्क लिखेंगे। तो अपोजिट है, वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या लिखेंगे, T1R। ये हो गया नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, ठीक है। अब नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, आई अल्फा, अपोजिट है ना, ये इधर घुमाएगा ना, ये इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, तो नेट लिखोगे ना, तो वेक्टर सम करेंगे ना। तो ये हो गया नेट टॉर्क। अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ पुली कितना है, m है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिख दिया, देखो ध्यान से देखो, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, मतलब लिखना है ऊपर यहाँ पे, या यहाँ तक पहले नोट कर लो, क्लियर रहेगा, यहाँ तक नोट करो पहले। तो नेट टॉर्क हमारा आया T2R माइनस T1R इक्वल टू आई अल्फा। चलिए अब एजम्पशन को देखते हैं। अब पहला एजम्पशन, अगर बोल दिया कि पुली फिक्स्ड है तो घूमेगा नहीं, इसको क्लैम्प कर देगा तो ये घूमेगा नहीं, तो अल्फा हो जाएगा 0। अरे घूमेगा नहीं, क्लैम्प कर दिया तो घूमेगा ही नहीं, तो अल्फा हो जाएगा 0। अब जैसे ही अल्फा होगा 0 तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, T2R इक्वल टू T1R, R कैंसल। हाँ, अब टेंशन हो गया सेम। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। टेंशन तो अलग ही था, वो तो हम पूरी को आइडियल बनाए, इसलिए टेंशन थ्रू आउट सेम हो गया। हम लोग सही जा रहे थे, टेंशन अलग ही था, लेकिन पुली आइडियल होने से टेंशन इक्वल हो गया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या T1 T2 को कैंसिल क्यों करेगा, थ्रू आउट टेंशन सेम हो गया, सेम हो गया ना, टेंशन सेम हो गया, T1 इक्वल टू T2 हो गया, क्योंकि अल्फा 0 है, नहीं घूम रहा है। हाँ, मतलब थ्रू आउट टेंशन हम स्ट्रिंग में सेम ले सकते हैं, कब, जब पुली को वो क्लैम्प्ड कर देगा। हाँ, वही तो लिए, मास कुछ भी लिए ना, ठीक है। तो ये कब करेंगे, जब पुली फिक्स्ड होगा, नहीं तो हम लोग ठीक चल रहे थे, टेंशन अलग ही होता। सुन रही हो क्या, टेंशन तो आपकी पुलिंग फोर्स अलग है, तो ठीक है। लेकिन इस केस में चूंकि पुली फिक्स्ड है तो टेंशन सेम हो गया। अब सेकंड केस, सेकंड केस देखो, रुको इसको नोट करते जाओ। सेकंड केस देखो, अब अगर मासलेस होता, रुक जाओ यही बता देते हैं, अब अगर मासलेस होता तो मास ऑफ पुली 10 to 0 करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। IMR स्क्वायर था ना, तो फिर टेंशन सेम हो जाएगा। अच्छा, मतलब मासलेस होगा तब भी सेम हो जाएगा, फिक्स्ड होगा तब भी सेम हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन रहता तो वो अभी नहीं बताएंगे, वो तो मेन है। हाँ ना, फ्रिक्शन रहेगा तो इस दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन वैरी करेगा, वो भी एक्सपोनेंशियली। इसका प्रूफ मैं पढ़ाऊंगा कब, फ्रिक्शन में, ठीक है। एक बचा रह गया ना फ्रिक्शन वाला, तो अभी तुम मान लेना फ्रिक्शन लेस ही, वो दिया रहेगा ना पुली फ्रिक्शन लेस। पुली फ्रिक्शन लेस होने से क्या होता है, स्ट्रिंग स्किड करेगा, थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया, ठीक। फ्रिक्शन रहेगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो दोनों साइड का टेंशन सेम नहीं होगा। चलिए, तीसरा एजम्पशन का बेनिफिट उठा लिया। 3 एजम्पशन हम लोग आज सीखे। पुली आइडियल हो तो क्या होगा, स्ट्रिंग आइडियल हो तो क्या होगा, और बॉडी रिजिड है। यही 3 कॉन्सेप्ट सीखे ना, और साथ साथ में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते गए। अब इस पर क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा था कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और ब्लॉक का एक्शन कितना है। अब बनाएंगे इसको।
अगर ये पुली फिक्स है और यहाँ का सरफेस रफ है तब भी टेंशन वेरी करेगा। इस दोनों पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन वेरी करेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे से यहाँ मसले से यहाँ से तो इसके ऊपर जितना पोर्शन फ्रिक्शन का है वही वेरी करेगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ नीचे का तो अभी तो मसले से। चलिए अब इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाएंगे। चलिए M1 का एफबीडी बनाएंगे। उज्ज्वल बताएगा। बताओ जो उज्ज्वल M1 का एफबीडी। अब तो टेंशन सेम हो गया। अब तो T1 T2 लेने का जरूरत नहीं है। TT कर दिए दोनों साइड। अब M1 का एफबीडी टेंशन कैसे दिखाएंगे M1 पे? बोलो उज्ज्वल। हाँ वेरी गुड। तो ये रहा T, इसका वेट M1 जी। अब देखो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो जितना से ये नीचे आएगा उतना से ये ऊपर जाएगा। क्यों? स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो जितना से M2 नीचे आएगा उतना से, तो दोनों का एक्शन क्या होगा? सेम होगा। यहाँ भी सेम कर सकते हैं, ये भी फायदा मिला। तो दोनों का एक्शन सेम कर दिए तो ये ऊपर जा रहा है और M2 का एफबीडी बनाए तो M2 का एफबीडी बनाए तो ये रहा टेंशन और ये रहा वेट। M2 नीचे जा रहा है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि M2G का वैल्यू T से ज़्यादा है और T किससे ज़्यादा है? M1G से। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन M1G से ज़्यादा होगा तभी ऊपर जाएगा ना। कैसे जाएगा? जाएगा क्या? ये ऊपर का फोर्स इससे ज़्यादा होगा तभी इसको ऊपर लेके जाएगा। मतलब टेंशन M1G से तो ज़्यादा है और M2G से कम है। क्यों? M2G नीचे आ रहा है। एकदम बारीक से एनालिसिस करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ ये तो क्लियर हो गया। अब इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन तो लिखिए देंगे। क्या हो गया? पहले का लिख देते हैं M2G माइनस T इक्वल टू M2A और इसका हो गया T माइनस M1G इक्वल टू M1A। चलिए ऐड कर दो। ऐड कर दो तो देखो निकल गया। तो क्या आ गया? आ गया M2G माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो A आ गया M2G माइनस M1G बाई टोटल मास M1 प्लस M2। अब T तो निकल ही जाएगा, किसी एक में A पुट कर देंगे। नहीं, इसी A का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नहीं तो स्ट्रिंग में टेंशन निकल जाएगा। तो देखना एक्सेलरेशन में n नहीं आ रहा है, t नहीं आ रहा है, आंसर में आ रहा है क्या कभी भी? क्यों? इंटरनल फोर्स है। कौन है? हम तो बोले ही थे एक्शन कौन देता है? एक्सटर्नल। तो तुम अगर एफबीडी बना के लिख भी दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमेशा पेयर में रहता है। देख रहे हो ना? आएगा ही नहीं आंसर में। आंसर में देखो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। हाँ तो वही तो करेंगे, इसमें भी करेंगे। इसमें क्या? इसमें भी करेंगे। अब इसमें भी एक्शन सेम है, ठीक है, इसमें ही सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम लेने में थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर स्ट्रिंग को हम स्ट्रेट कर दें, स्ट्रिंग को खोल दें, तब तो दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे इस फिगर में तुमको लग रहा है कि इसका एक्सेशन डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है, वो ठीक लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग को थोड़ा सीधा देखें और स्ट्रिंग को थोड़ा ओपन कर दे तो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। स्ट्रिंग को थोड़ा सीधा ऊपर कर दो ना, ऐसे खोल दो, ऐसे स्ट्रेट कर दो, एक ब्लॉक यहाँ ले आया, स्ट्रिंग खोल दिया, स्ट्रिंग ऊपर, स्ट्रिंग को स्ट्रेट ऐसे ब्लॉक को ऊपर लेके चले। समझो ना, इमेजिनेशन कर, इमेजिन कर रहे हैं, हाँ रहे हो ना? तो अगर ये फिगर होता तो ये नीचे जा रहा है तो ये आगे जा रहा होता, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, तो एक तरह से सेम ही जा रहा है। हाँ लेकिन फिगर, एक्चुअल फिगर देखे तो एक का मोशन डाउनवर्ड, एक का मोशन अपवर्ड। नहीं ठीक है। अब जो एंगल से समझना है समझ लो, हम दोनों एंगल बता दिए। अब नेट कंक्लूड करते हैं। अब अगर कभी भी डायरेक्शन चेंज हो और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो
तो तुम क्या लिखोगे, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्या बोले, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, सारे ब्लॉक्स का सिस्टम में। यहाँ पे डायरेक्शन कह सकते हैं कि अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन अगर थोड़ा हाई लेवल का थिंकिंग करें तो एक्चुअली सेम ही है डायरेक्शन भी, थोड़ा और ऊपर जाके सोचे तो एक्चुअली सेम है, हाँ रहे ना। तो क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये भी इक्वेशन ध्यान रखना, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अपॉन टोटल मास, यही तो होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होता कौन है, एक्सटर्नल, ये तो हम बोल बोल के थक गए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल। तो हमको सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स देखना है, तो सिस्टम में दो ही एक्सटर्नल है, एक इसका वेट और एक इसका वेट, और नेट फोर्स का मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। नेट फोर्स का मतलब जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है माइनस जो मोशन को अपोज कर रहा है, यही नेट होता है ना। तो ये देखो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, क्यों, एक्शन के डायरेक्शन में, ये अपोजिट है, ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स एक लाइन में निकालना होता तो क्या लिखते, m2g माइनस m1g बाई टोटल मास, ये रहा एक्सेलरेशन, एक ही लाइन में, खेल खत्म, अलग अलग एबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन टेंशन निकालने के लिए एक का एबिलिटी बनाना पड़ता है, अब समझ गए ना। तो ये मेन चीज है, नोट करो इसको भी, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, इस पे हम लोग N2L न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, एक ये भी देख लो, ये भी एक बेसिक है, उसके बाद फिर आते हैं प्रॉब्लम में। अब देखो एक पुली है, यहाँ पे क्लैम्प कर दिया गया है पुली को, इधर एक ब्लॉक हैंग करा दो, ये मान लिया कोई स्मॉल एम मास का कोई ब्लॉक हैंग कर रहा है, और इसी स्ट्रिंग के हेल्प से एक और ब्लॉक यहाँ पे अटैच कर दो कैपिटल एम मास का, ये रहा थीटा। ठीक, ये रहा थीटा। पुली कैसा है, आइडियल है, लिख दिए हैं आइडियल पुली है, ठीक है। स्ट्रिंग तो मासलेस और एक्सटेंसिबल है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है। अब इस प्रॉब्लम में आने से पहले थोड़ा और बेसिक उज्ज्वल के लिए देखो, उज्ज्वल ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा ब्लॉक, हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी देखे थे, है ना। अब इसमें बोलेगा कि सरफेस स्मूथ है, बोलेगा इस ब्लॉक को हम रिलीज किए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एम एंड, तो क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, एक ही तो फोर्स लग रहा है इस पर। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल तो एक ही है, एफबीडी में दो फोर्स दिखेगा, एक इंटरनल भी दिखेगा, ये रहा है, दो ही फोर्स है ना। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है उज्ज्वल, ये डायरेक्शन है, तो हमको सारा फोर्स किधर चाहिए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल तो पहले से परपेंडिकुलर है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, नहीं रहता तो ब्रेक करते। अब यहाँ पे mg फोर्स जो है इसको ब्रेक करेंगे, एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, mg साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, mg कॉस थीटा, दिख ही रहा है, क्यों, इसको बढ़ा दो, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा नहीं। तो अब नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है, एक ही mg साइन थीटा, तो लिख दिया mg साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस ब्लॉक का एक्शन आ गया जी साइन थीटा, यही तो निकाले थे न्यूटन सेकंड लॉ से। और यहाँ नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg कॉस थीटा।
ये तो हो गया बेसिक, ये था उज्ज्वल के लिए, ठीक है, समझ गया ना। तो ऐसे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। रुक जाओ अभी। अब इस फिगर में क्या है, दो ब्लॉक लिया गया है, एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया गया है। अब तुमसे क्या पूछेगा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्यों, एक ही स्ट्रिंग है और पुली फिक्स है, तो टेंशन थ्रू आउट क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए अब एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे भी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अब यहाँ दो ऑप्शन है, वह भी या तो ये नीचे आ सकता है या ये ऊपर जा सकता है, लेकिन जा तो किसी एक ही डायरेक्शन में रहा होगा। अब इसको डिसाइड करने का दो तरीका है, या तो हम इसका डाउनवर्ड फोर्स इसका और इसका निकाल ले, पहले देख लें कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये ऊपर जाएगा। एक तो तरीका ये होगा कि हम नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख लें किसका ज़्यादा है। दूसरा तरीका है कि चलो कुछ भी ले लेते हैं, तो कुछ भी लेने से क्या होगा ना, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा ए का। ए नेगेटिव आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि जो डायरेक्शन हम ले रहे थे उसका उल्टा जा रहा है, बस इतना ही, और कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो यहाँ तो इजी है, यहाँ तो चेक भी कर सकते हैं, बहुत जगह एट रैंडम ले लिया जाता है, चेक करने में जितना टाइम वेस्ट होगा उससे जल्दी निकल जाएगा। यहाँ तो चेक भी कर सकते हो, टाइम उतना नहीं लगेगा। ऐसे भी हमको फोर्स चाहिए ही, तो ये 2 kg वाला था ना, कितना हो गया, ये 20 न्यूटन, और ये कितना हो गया, ये हो गया mg साइन थीटा। नहीं, तो mg साइन थीटा मतलब 5 × 10 × 3/5 30 न्यूटन। तो ये नीचे आ रहा है, नहीं, सिस्टम पे इस दोनों के अलावा कोई एक्सटर्नल है नहीं है। चलिए तो सीधा एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, एक लाइन में एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 - 20। नहीं, टेंशन फेंशन भूल जाओ, क्या ये करेंगे ना, तो 30 - 20 हो गया 10 बाई कितना हो गया, ये 5 + 2 7। चलिए ये रहा एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का। ऐसे कितने लोग निकाला है, तुम लोग अभी तो बताया नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन। टेंशन को क्या मतलब है, उसको तो तुम जस्ट ही टेंशन का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल देखा जाता है। क्योंकि एक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो सिस्टम ले ही सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 10/7 एक ही लाइन में। अब किसी एक का एफबीडी बना दो, तो ये तो पता चल ही गया कि ऊपर जा रहा है, तो t - 20 इक्वल टू मास कितना था, 2 × 10/7, तो t इक्वल टू 20 + 20/7, तो 160/7 न्यूटन। इतना टेंशन एस्टिमेट समझ गया जी उज्ज्वल, तुम्हारा ही आया था ना, तुम क्या करते की, हाँ कैसे भी निकालिए, आंसर आएगा तो यही ना, हाँ यही इजी, ऐसे ही इजी क्या है, यही टाइम सेव करेगा। अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ थोड़ी बार बैठ के, अब जब समझ गए कि दोनों एक ही चीज़ है और उससे अच्छा चीज़ है ये, तो उसमें दिमाग लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पूछता कि पुली पे नेट फोर्स कितना है, तो पुली का एफबीडी बना देते हैं। ये रहा स्ट्रिंग का टेंशन T, इसका दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, नहीं तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया ना, नहीं तो ये हो गया T cos 37, ये हो गया T sin 37। तो पुली पे नेट फोर्स कितना है, पुली पे नेट फोर्स हो गया T cos 37 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 20, नहीं 20 नहीं, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये है, इधर पुलिंग फोर्स कितना है, ये रहा ना T, तो ये रहा T प्लस T लिख देते हैं,
टी माइनस जे कैप प्लस टी साइन 37 डिग्री माइनस, ये रहा नेट फोर्स ऑन द पुली, और टेंशन ये रहा। वेक्टर सम किए, रिजॉल्व करके, रिजोल्यूशन से ऐड किए हैं, दो वेक्टर को रिजॉल्व करके ऐड किए। नीतीश कुमार कंफ्यूज है क्या? दो अलग अलग है ना, इसका टेंशन का कंपोनेंट और ये वाला टेंशन। अब ठीक है, ये लिख लो, पुली पे नेट फोर्स ये है, ये रहा पुली पे नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन पुली।